गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोगों को साइंस के वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अभी कल पढ़े थे शुद्ध वर्ण पद पढ़े थे, उसके बाद अशुद्ध वर्ण पद पढ़े थे। आज हम लोग उससे आगे को पढ़ेंगे। देखिएगा इससे आगे क्या होता है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। शुद्ध वर्ण पद अशुद्ध वर्ण पद को हो चुका था आप लोगों का। अब पढ़ेंगे हम लोग स्पेक्ट्रम, पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम या उत्पत्ति का मुख्य कारण, उत्पत्ति का मुख्य कारण, मुख्य का स्पेक्ट्रम या उत्पत्ति का मुख्य कारण। चलिए चर्चा करते हैं, इस पर पढ़ते हैं हम लोग। तो समझिए विभिन्न रंगों के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है। जितने भी प्रकाश होते हैं उनका विभिन्न रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, एक अलग अलग होता है। सभी का तरंग दैर्ध्य अपना अलग अलग होता है। इस बात को आप लोगों को भी पता है अच्छी तरह से। जितने भी प्रकाश होते हैं उनके विभिन्न रंग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब विभिन्न प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सभी का अलग अलग होता है तो अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश का विचलन क्या होता है, कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की अपेक्षा कम होता है। जो अधिक तरंग दैर्ध्य होते हैं, कल बताया गया था आप लोगों का कि अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का विचलन कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश के विचलन की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक उसका विचलन मान क्या होता है, कम होता है। जिसका तरंग दैर्ध्य कम उसका विचलन मान क्या होता है, अधिक होता था। यही ना आपको कल बताया गया था। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया था किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक तो लाल का, किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम बैगनी, किस रंग का विचलन सबसे अधिक तो बैगनी का। जिसका बैगनी का तरंग दैर्ध्य कम है सबसे, तो सबसे अधिक बैगनी का विचलन है। और किस रंग का विचलन सबसे कम, वह सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल का, तो सबसे विचलन मान किसका कम है, लाल का है। यानी जिसका रंग तरंग दैर्ध्य अधिक उसका विचलन मान कम होता है। इस बात को अब चलिए यहाँ तक आप बात समझे। अब भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य का प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्य जो कांच के में भिन्न भिन्न से चाल से चलता है, जिसमें प्रकाश का विचलन अलग अलग हो जाता है तथा वर्ण विक्षेपण घटित होते जाता है। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, घटते जाता है। जो स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति का, जो किसकी उत्पत्ति का कारण बनता है, स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति का कारण बन जाता है। अब देखिए आप लोग, उत्पत्ति के कारण मतलब श्वेत प्रकाश में, ये बात था आप लोगों का। स्पेक्ट्रमों को आप देखिए, श्वेत प्रकाश के अवयवी रंगों के बारे में हम लोग समझते हैं। श्वेत प्रकाश के अवयवी रंग, वर्णों के मिलने पर श्वेत प्रकाश का पुनर्निर्माण, श्वेत प्रकाश पर अवयव रंगों का, वर्णों का क्या हो गया, पुनः निर्माण। समझिएगा, प्रिज्म से होकर गुजरने वाला प्रकाश जिन 7 रंग में, जब प्रिज्म से कोई प्रकाश गुजरता तो प्रिज्म में कितने रंग का विभक्त हो जाता है, 7 रंग में विभक्त हो जाते हैं। उन 7 रंग को मिलाने पर, रंगों को मिलाने पर पुनः श्वेत प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है। जब प्रिज्म से कोई एक प्रकाश गुजरता है तो श्वेत प्रकाश गुजरता है, तो जिन 7 रंग में विभक्त हो जाता है तो फिर उसे हम पुनः उसी प्रिज्म पर पुनः शुद्ध प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है। किस जगह 7 रंग से मिलाने पर, यदि 7 रंग जो प्रिज्म पर पड़ा एक प्रकाश से
श्वेत प्रकाश पड़ने से 7 रंग में विभक्त, यदि हम 7 रंग को आपस में मिला दे फिर एक जगह इकट्ठा कर दे तो फिर हमारा कैसा रंग प्राप्त हो जाएगा? श्वेत प्रकाश को प्राप्त हो जाएगा। इसे इन निम्न प्रयोग द्वारा दर्शाया जाता है। इसे एक प्रयोग के द्वारा दर्शाया जाता है, समझिएगा कि सबसे पहले आप श्वेत प्रकाश के अवयवी रंगों को पुनः मिलने पर कैसा रंग प्राप्त होगा, तो हम लोग इमेज से देखते हैं। इमेज से बहुत अच्छे से ढंग से समझ आएगा। ये आपका श्वेत प्रकाश है। जब ये श्वेत प्रकाश है आप लोग समझिएगा यहाँ पे, तो ये इमेज आप लोग को बनाना भी होगा, बना लीजिएगा आप लोग। तो श्वेत प्रकाश से जब प्रिज्म गुजर रही है, इसलिए समान कांच पदार्थ का, यहाँ पर देखिए समान कांच पदार्थ का तथा समान अपवर्तन कोण की 2 प्रिज्म है। 2 प्रिज्म है, एक प्रिज्म ये है, एक प्रिज्म 2 है। एक प्रिज्म P1 इसे मान लीजिए, प्रिज्म P1 है, ये प्रिज्म 2P2 है। 2 प्रिज्म है, ये समान कांच पदार्थ का समान अपवर्तन कोण की 2 प्रिज्म है, P1 और P2 है। अब देखिए प्रिज्म P2 को प्रिज्म P1 की अपेक्षा सापेक्ष उल्टा करके चित्र अनुसार रखा गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक हो गया प्रिज्म 1 P2 P1 की अपेक्षा। P1 को देखिए P2 की अपेक्षा क्या रखा गया है, P2 को प्रिज्म P1 की अपेक्षा सापेक्ष उल्टा रखा गया। P2 को उल्टा रखा गया, किसके अपेक्षा? सापेक्ष, P1 के सापेक्ष उल्टा रखा गया है। जब उल्टा रखा जाता है तो देखिएगा दूसरे प्रिज्म P2 का अपवर्तक, दूसरे प्रिज्म का P2 का अपवर्तक, जो अपवर्तक है दूसरे P2 का प्रिज्म का अपवर्तक कोण पहले प्रिज्म का अपवर्तन कोण के विपरीत दिशा में है। इसके कोण की क्या है, विपरीत कोण की दिशा में है। यहाँ पे कोण देख लीजिए, इसका विपरीत कोण दिशा में, यहाँ पे था, इसका विपरीत कोण दिशा में है। अब अपवर्तन कोण की दिशा विपरीत होने पर दोनों प्रिज्म को श्वेत प्रकाश समान परिमाण में वर्ण, और श्वेत प्रकाश क्या कर रहा है, यहाँ से गया श्वेत प्रकाश इसका, और फिर यहाँ से ऐसे जाते हुए फिर यहाँ से श्वेत प्रकाश क्या कर रहा है, यहाँ पे श्वेत प्रकाश के समान परिमाण वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया होती है, लेकिन वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया विपरीत दिशा में होती है। वर्ण विक्षेपण प्रक्रिया किस दिशा में होती है? विपरीत दिशा में होती है। अतः सभी रंग किरणें दोनों प्रिज्म की निकलकर पर्दे के एक ही स्थान पर, दोनों प्रिज्म निकलकर एक ही पर्दे के स्थान पर पड़ते हैं, तब संयोजित होकर श्वेत धब्बा, तब संयोजित होकर क्या बन जाती है? श्वेत धब्बा बनाती है, अर्थात श्वेत प्रकाश का पुनः निर्माण करती है। तो इसी तरह से आप लोग समझिए, जब समान कांच पदार्थ का समान अपवर्तन कोण की जया के लिए 2 फिगर लिया गया, P1 P2 लिया गया। जब लिया गया P1 P2 तो दोनों का चित्रानुसार दिखता है। चित्र के अनुसार देखेंगे तो हमने दूसरे प्रिज्म P2 का अपेक्षा P1 का सापेक्ष उल्टा होता है, उल्टा करके बना रखा गया है चित्र को। अब P2 का अपवर्तन कोण पहले की P1 अपवर्तन कोण के विपरीत दिशा में होने पर दोनों विक्षेपण क्या होता है, दोनों प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का समान परिसरण समान परिमाण वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया होती है, हो रही है। होती है, लेकिन वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया विपरीत दिशा में होती है। अतः सभी रंगों को किरणें दोनों प्रिज्म को निकलकर पर्दा के एक ही स्थान पर मिलती है। दोनों मिलकर किसी पर्दा के एक ही स्थान पर मिलती है। जब पर्दा के एक ही स्थान पर मिलती प्रतीत होती है तो इन्हें हम क्या कहते हैं, तब संयोजित होकर श्वेत धब्बा बन जाती है। तब संयोजित होकर कैसा बन जाती है? श्वेत धब्बा बन जाती है। जब श्वेत धब्बा बन जाती है तो अर्थात श्वेत प्रकाश का क्या होता है, पुनः निर्माण हो तक हो गया। तो अब देखिएगा रंगों का देखना, रंगों को कैसे देखिएगा, रंगों को देखना। तो रंगों को देखने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसको बात को समझिएगा। रंगों को देखने के लिए विभिन्न रंगों को आखिर किस प्रकार देखें, बहुत सारे रंग हैं, इनको हम किस प्रकार देखेंगे, इनको किस प्रकार देखा जा सकता है। विभिन्न रंगों को देखने के लिए हम लोगों को तो देखिएगा इसका समझना अत्यंत आवश्यक है, बहुत ही समझना रंगों को देखने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसे बहुत अच्छे ढंग से हमें समझना होगा।
इसके समझने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, आप लोग समझिएगा कि मनुष्य की आंख रेटिना, जो मनुष्य की आंख होती है रेटिना, डिश पटल के प्रकाश के असंवेदी अनेक तंत्रिका तंतु के होते हैं। जो मनुष्य के आंख होते हैं ना रेटिना डिश पटल क्या होता है, प्रकाश संवेदी प्रकाश संवेदी प्रकाश के संवेदी की चर्चा की जाए तो प्रकाश के संवेदी अनेक तंत्रिका तंतु को, जो प्रकाश का संवेदी आपका होता है बहुत सारे तंत्रिका तंतु से होते हैं। ये तंत्रिका तंतु दो प्रकार के होते हैं। तंत्रिका तंतु कितने प्रकार के होती है, दो प्रकार की, एक होता है क्षर, एक क्या होता है शंकु, एक क्षर एक शंकु। तो विभिन्न रंगों को देखने के लिए आखिरकार तो हमें क्या आवश्यकता समझना, बहुत ही मनुष्य की आंख पे, मनुष्य की आंखें, मनुष्य की आंख की रेटिना दृष्टि पटल की होती है। किसका होता है रेटिना, रेटिना दृष्टि पटल, दृष्टि पटल में प्रकाश की संवेदी तंतु का बनता है, संवेदी तंतु का बनता है। संवेदी तंत्रिका तंतु का होता है, संवेदी तंत्रिका तंतु का होता है, होते हैं। ये तंत्रिका तंतु दो प्रकार के होते हैं। ये तंत्रिका तंतु दो प्रकार के होते हैं। तंत्रिका तंतु दो प्रकार के होते हैं, पहला होते हैं क्षर। तंत्रिका तंतु कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। पहला क्षर, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आपका होता है शंकु। इस बात को तंत्रिका तंतु आपको दो प्रकार के होते हैं, पहला क्या हो जाएगा क्षर, दूसरा शंकु होते हैं। चलिए इस तरह से आप लोग का पता चला। ये तो तंत्रिका तंतु कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं तंतु, कौन कौन, क्षर तथा शंकु। अब देखिएगा आप लोग, क्षर की आकृति तंतु की प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होती है। क्षर की जो आकृति होती है ना वह किसके लिए उत्तरदायी होती है, तो प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होती है। जबकि शंकु की आकृति तंतु को रंग परिवर्तन समझने के आगमन के लिए उत्तरदायी होती है। तो आपका शंकु जो होता है ना, शंकु का क्या काम होता है, आकृति उसका तंतु रंग को परिवर्तन करके, तंतु रंग के परिवर्तन को समझने में हमें मदद करता है, आगमन होने के लिए उत्तरदायी समझ आता है। लेकिन क्षर आपको क्या करता है, क्षर आपको प्रकाश के तंतु को तीव्रता को उत्तरदायी होता है। अब रंग परिवर्तन समझ कर उत्तरदायी होते हैं ये छोटे छोटे क्षर तथा शंकु प्रकाश की ऊर्जा को हम विद्युत संकेत के लिए बदल देते हैं। ये छोटे छोटे क्षर तथा शंकु प्रकाश ऊर्जा को विद्युत संकेत में बदल देते हैं। जो छोटे छोटा क्षर होते हैं ना, छोटा छोटा क्षर, वे क्या करते हैं, शंकु को प्रकाश ऊर्जा में बदल देते हैं। जो शंकु होते हैं आपके पास, उसको किस में बदल देते हैं, प्रकाश ऊर्जा। क्षर का कार्य क्या हो गया, क्षर का आप लोग बोल सकते हैं, क्षर का क्या होता है, तंतु प्रकाश की तीव्रता को समझने,
क्षर जो होते हैं, क्षर हमारा याद रखिएगा क्या होगा, क्षर क्षर हमारा हो जाते हैं तंतु प्रकाश के तीव्रता। क्षर ये किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो तंतु प्रकाश के लिए उत्तरदायी होता है, तंतु प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होता है। शंकु किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो शंकु आपका उत्तरदायी होता है तंतु रंग के परिवर्तन समझने आगमन के लिए उत्तरदायी होता है। अब इसके बाद देखिएगा अब एक चीज समझिएगा, वर्णधानता। आप लोग लिखिएगा वर्णधानता क्या होता है, वर्णधानता, वर्णधन, वर्णाध, वर्णाध के बारे में समझिएगा। कुछ ऐसे मनुष्य, कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जिनके आंखों के रेटिना, जिनके आंखों की रेटिना में कुछ शंकु होते हैं। शंकु नहीं, कुछ शंकु नहीं होते हैं। फलस्वरूप फलस्वरूप कुछ रंगों को नहीं देख पाते हैं। नहीं देख पाता है, नहीं देख पाते हैं। ऐसे मनुष्य को वर्णाध कहते हैं। तो कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जिनके आंख रेटिना कुछ शंकु को नहीं देख होते, कुछ शंकु नहीं होते, फलस्वरूप उन्हें कुछ रंगों को नहीं देख पाते हैं। ऐसे मनुष्य को क्या कहते हैं, वर्णाध कहते हैं। यानी कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनका कुछ आंख के रेटिना में कुछ रंग को दिखाई नहीं देता, कुछ शंकु नहीं होते, जिसके कारण कुछ शंकु नहीं होता था, जिसके कारण उसका रंगों क्या होता है, कुछ रंग को वह नहीं देख पाता। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, वर्णाध कहते हैं। वर्धनता आप लोग कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जिनके क्या होते हैं, आंख की रेटिना में कुछ शंकु नहीं होता, जिसके कारण कुछ रंग को क्या करता है, वह नहीं देख पाता। उसके आंख में कुछ रंग नहीं होते हैं, शंकु है, उसके आंख के रेटिना में कुछ शंकु नहीं होने की वजह से वह कुछ रंग को नहीं देख पाते। ऐसे मनुष्य को हम क्या कहते हैं, वर्णता कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं इंद्रधनुष के बारे में पढ़ते हैं। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के बारे में, इंद्रधनुष के बारे में समझिएगा आप लोग। इंद्रधनुष के बारे में समझिए तो वर्षा के पश्चात आकाश में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला इंद्रधनुष एक प्राकृतिक सौंदर्य, एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। क्या है, प्राकृतिक का स्पेक्ट्रम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का विक्षेपण, इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का परिक्षेपण क्रिया का परिणाम होता है। इंद्रधनुष का बनना किसका क्रिया का परिणाम होता है, प्रकाश का विक्षेपण का प्रक्रिया का परिणाम होता है। अब समझिए परिणाम होता है तो सबसे पहले वायुमंडल में उपस्थित वर्षा के बूंदों के द्वारा, वायुमंडल में उपस्थित जो वर्षा की बूंद होती है के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, किसका अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के पश्चात
विक्षेपित होने से इंद्रधनुष का क्या होता है? निर्माण होता है। अर्थात प्रकाश का परावर्तन हमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तथा विक्षेपण के संयुक्त प्रभाव के कारण इंद्रधनुष का क्या होता है? निर्माण होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में वृत्त के चाप के रूप में दिखाई देता है। इंद्रधनुष हमें हमेशा कैसा दिखाई देता है? तो सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाता है, वृत्त के चाप के रूप में दिखाई देता है। की जा रही थी तो इंद्रधनुष, तो वर्षा के बाद जैसे ही वर्षा होता है तो इंद्रधनुष आपका पश्चात आकाश के में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति, देखिए आकाश में सूर्य होगा, सूर्य उसके प्रकाश की उपस्थिति में, यानी जब प्रकाश की उपस्थिति में जल के जो सूक्ष्म कण होते हैं ना, जल के सूक्ष्म कण, जल के सूक्ष्म कण, तो प्रकाश की उपस्थिति में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देती है। कहाँ दिखाई देगी? जब वर्षा के पश्चात, वर्षा होने के बाद आकाश में सूर्य की उपस्थिति, प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की जैसी उपस्थिति होगा तो जल के जो सूक्ष्म कण होते हैं ना, सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाले को हम इंद्रधनुष का एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। जो ये आप देख रहे हैं ये इंद्रधनुष का स्पेक्ट्रम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये सब क्या है? इंद्रधनुष का एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के परिप्रेक्षण क्रिया का परिणाम है। इंद्रधनुष का बनना किसका परिणाम हो जाता है? तो प्रकाश के परिक्षेपण का एक परिणाम है। याद रखिएगा, इंद्रधनुष का आपका बनना, इंद्रधनुष का बनना आपका क्या है? तो याद रखिएगा, इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के परिक्षेपण के कारण परिक्षेपण के क्रिया का परिणाम है, परिक्षेपण क्रिया का परिणाम है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के परिक्षेपण क्रिया का परिणाम है और इसका वायुमंडल में उपस्थित वर्षा के बूंदों के द्वारा, जो वायुमंडल में उपस्थित होते हैं ना वर्षा के बूंद, उनको द्वारा, वर्षा के बूंदों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन, यानी वायुमंडल में जो वर्षा के बूंद होते हैं उनके अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बाद, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन परावर्तन के पश्चात उसका क्या होता है? विक्षेपित होकर, उससे विक्षेपित होकर क्या बन जाता है? इंद्रधनुष बन जाता। तो वायु में मंडल में उपस्थित वर्षा के बूंदों के बाद, वर्षा के बूंदों के द्वारा, यानी वायुमंडल में जो उपस्थित होते हैं वर्षा के बूंद, उनके द्वारा प्रकाश के अपवर्तन, अपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के पश्चात क्या होता है? विक्षेपित होने से क्या बन जाता है? दोनों को विक्षेपित होने से इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है। अर्थात प्रकाश अपवर्तन के आंतरिक अपवर्तन तक कैसे बनता? देखिए, कोई पूछ सकता है इंद्रधनुष कैसे बनता, तो आप लोग लिख सकते हैं, इंद्रधनुष बनने के कारण हम लोग लिख सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा विक्षेपण के संयुक्त प्रभाव के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष का निर्माण होता है, इंद्रधनुष सदैव
सूर्य के विपरीत दिशा में वृत्त के चाप के रूप में दिखता है। प्रकाश के अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा विक्षेपण के संयुक्त प्रभाव के कारण इन धनुष का निर्माण होता है। इन धनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा या वृत्त के चाप के रूप में दिखता है। इस बात को आपको पता होना चाहिए। देखिए, हवा की लिमित जल सूक्ष्म बूंदों पर जब क्या करता है, हवा में लिमित जल सूक्ष्म बूंदों पर जब सूर्य प्रकाश आपतित होती है तो ये बूंदे उसे अपवर्तित कर देते हैं। जब हवा में निम्नलित जल होते हैं ना, निम्नलित जल, उसको सूक्ष्म बिंदु पर जैसे ही पड़ता है, सूक्ष्म बिंदु पर जब प्रकाश के आपतित होते रहते हैं, ये बिंदु क्या कर देता है, उसे अपवर्तित कर देता है। अपवर्तित प्रकाश के किरणें क्या हो जाते हैं, विक्षेपण के कारण अपने अवयवी 7 रंगों में बढ़ जाते हैं। कितने रंग में बढ़ जाते हैं? इन धनुष 7 रंगों में बढ़ जाते हैं। तो कौन कौन सा रंगों में बढ़ जाते हैं, इसे भी हमें पता होना। याद रखिएगा कैसे 7 रंगों में बढ़ जाते हैं। तो हवा में निर्मित जल के सूक्ष्म बिंदुओं पर जब सूर्य के प्रकाश आपतित होता है तो ये बिंदु इसे अपवर्तित करके आपतित प्रकाश के किरण विक्षेपण का अपने अवयव रंगों में बढ़ जाता है। इस तरह वह वर्षा के बिंदु एक प्रिज्म की तरह कार्य करता था। वर्षा के बूंद किस तरह कार्य करता है, एक प्रिज्म की तरह कार्य करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब प्रकाश के परिक्षेपण द्वारा तथा मूल आंतरिक परिवर्तन के कारण ही विभिन्न रंग प्रक्षेपक को आंखों तक पहुंचती है, जिसके फलस्वरूप इन धनुष की मनोरमा छटा दिखने को मिलता है। कभी कभी 2 इंद्रधनुष भी देखे जाते हैं। कभी कभी कितने इंद्रधनुष देखे जाते हैं? 2 देखे जाते हैं। एक प्राथमिक इंद्रधनुष होते हैं, एक द्वितीयक इंद्रधनुष होते हैं। तो समझिएगा प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में। कभी कभी 2 इंद्रधनुष देखे जाते हैं। कभी कभी 2 इंद्रधनुष भी देखे जाते हैं, धनुष देखे जाते हैं, पहला देख लीजिएगा क्या होगा आप लोगों का, प्राथमिक इंद्रधनुष। दूसरा आपका होगा द्वितीय इंद्रधनुष। अब प्राथमिक इंद्रधनुष को देखिए, द्वितीय इंद्रधनुष के बारे में समझिए। तो प्राथमिक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष के धनुष के बाहरी किनारे पर लाल रंग तथा आंतरिक किनारे पर बैंगनी रंग होता है।
यह का इंद्रधनुष काफी मोहक होते हैं, काफी मनमोहक होते हैं। काफी मनमोहक होते हैं। काफी मनमोहक होते हैं, मनमोहक होते हैं, मनमोहक होता है, ज्यादा देर तक टिकता है, ज्यादा देर तक। यानी हम प्राथमिक इंद्रधनुष देखें तो बहुत ज्यादा देर तक टिकता है, यह देखने में मनमोहक होता है। क्या होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष बाहरी किनारे पर लाल रंग का दिखाई देगा। प्राथमिक इंद्रधनुष आपको बाहरी किनारे पर कैसा दिखाई देता है? लाल किनारे रंग का, लाल रंग का किनारे पर, आंतरिक किनारे पर बैंगनी रंग का होता है। यह इंद्रधनुष काफी मनमोहक होता है, ज्यादा देर तक टिकता है। इंद्रधनुष क्या हो गया कि प्राथमिक इंद्रधनुष के बाहरी किनारों पर लाल रंग के रहेंगे, बाहरी किनारे पर क्या रहेंगे? लाल रंग के किनारे रहेंगे, बाहरी किनारे पर लाल रंग के तथा आंतरिक किनारों पर क्या रहेगा? बैंगनी रंग का होता है। यह इंद्रधनुष काफी मनमोहक होता है, ज्यादा देर तक टिकता है। चलिए इसके बाद देखते हैं द्वितीय इंद्रधनुष। द्वितीय इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, द्वितीय इंद्रधनुष द्वितीय इंद्रधनुष से धनुष से बाहरी किनारे पर बैंगनी रंग का तथा आंतरिक किनारे पर लाल रंग का होता है। यह इंद्रधनुष मलिन होता है। यह इंद्रधनुष क्या होता है? मलिन होता है। यह जल्द ही गायब तथा यह जल्द ही गायब हो जाता तथा यह जल्द ही गायब हो जाता है, जल्द ही गायब हो जाता है, जल्द ही गायब हो जाता है। जल्द ही गायब हो जाता है। ये द्वितीय इंद्रधनुष हुआ आपका। इसी तरह से आज आपका ये खत्म हुआ। अब सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाना है आप लोग को, वायुमंडलीय अपवर्तन, इसका प्रकाश परिकरण, एक टिंडल प्रभाव पढ़ाकर इसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तीसरा चैप्टर नहीं, 1 से 2 दिन में समाप्त हो जाएगी आप लोगों का दूसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर अब हम लोग चलेंगे चौथा चैप्टर विद्युत के बारे में चलेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन घर से बना के लाने के लिए आप लोग लिखिएगा, स्वयं से बनाइएगा, टेस्ट योर सेल्फ। पूरा सवाल आप लोग को बन जाएगा, बहुत इजी सवाल है। टेस्ट योर सेल्फ, स्वयं को जांच कीजिए कितना आपने सीखा, पढ़े जो 2 दिन 3 दिन पढ़े हमसे, क्या सीखा आपने, स्वयं जांच कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा, प्रिज्म क्या है? प्रिज्म क्या है?
किरण आरेख के द्वारा प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन घटना को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 बना के आप लोग देखिए, लाइएगा घर से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, वर्णपट क्या है? वर्णपट क्या है? वर्णपट पर प्राप्त रंगों के क्रम को लिखे। रंगों के क्रम को लिखे। वर्णपट क्या है? वर्णपट पर प्राप्त रंगों के क्रम को लिखे। क्वेश्चन नंबर 4, इन धनुष की आरेख के द्वारा समझाइए। आरेख के द्वारा समझावे। आरेख के द्वारा समझावे। इन धनुष की किरणें, इन धनुष की इन धनुष को कर लीजिए, को आरेख के द्वारा समझावे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। वर्णधानता क्या है? वर्णधानता क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, श्वेत प्रकाश के अवयवी रंगों के मिलने से श्वेत प्रकाश के पुनर्निर्माण को समझाइए। समझावे। ये आपका 6 क्वेश्चन है, घर से बना के आप लोग जरूर लाइएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। समझावे तो श्वेत प्रकाश के अभिरंग को मिलने से श्वेत प्रकाश के पुनर्निर्माण को समझावे। 6 क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिएगा जितना पढ़ाया गया पीछे उसमें से खोजिएगा, जरूर मिल जाएगा, वहीं से आंसर होगा, उससे बाहर कहीं नहीं रहता। जो पढ़ाया जाता है उसी में से आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर कल आप लोगों को इसी समय साइंस का वीडियो मिलेगा, देखिएगा जरूर। अच्छा वीडियो लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि नहीं किए तो, या लाइक कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए आप लोग।